आज हम अरस्तु को पढ़ेंगे। अरस्तु यूनान के महान विचारक हैं और यूनान के महान विचारकों में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ये एक पूरी क्रमबद्ध श्रृंखला है। ये गुरु शिष्य परंपरा है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। लेकिन तीनों के मूलभूत विचारों में बहुत अंतर है और जहाँ तक प्लेटो के शिष्य अरस्तु को यदि हम लें तो प्लेटो और अरस्तु इन दोनों के चिंतन में भी मूलभूत अंतर है और एक को हम दार्शनिक कह रहे हैं, दूसरे को वैज्ञानिक। तो ये अंतर यहाँ से भी दिखाई पड़ता है क्योंकि राजनीति विज्ञान के पिता होने का श्रेय अरस्तु को जाता है, न कि प्लेटो को। और इसका कारण है अरस्तु द्वारा अध्ययन के लिए अपनाई गई पद्धति और उनका दृष्टिकोण। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पद्धति की बात कर लें। प्लेटो ने अपने अध्ययन के लिए निगमनात्मक शैली को अपनाया था और अरस्तु ने अध्ययन की जिस पद्धति को चुना वो आगमनात्मक शैली। यानी पहले यदि हम निष्कर्ष निकाल लें और फिर तथ्यों की तलाश करें तो वो निगमनात्मक यानी दर्शन की पद्धति। और पहले हम तथ्य ढूंढें, सबूत इकट्ठे करें और फिर निष्कर्ष निकालें तो वो आगमनात्मक शैली यानी एक वैज्ञानिक की शैली। वैज्ञानिक जब अध्ययन करता है तो पहले आंकड़े इकट्ठे करता है, सबूत इकट्ठे करता है और फिर उनके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालता है। तो अरस्तु ने इसी पद्धति का प्रयोग किया। अरस्तु ने अपने समय में जो भी नगर राज्य थे उन नगर राज्यों में से उन्होंने 158 नगर राज्यों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। तुलनात्मक पद्धति भी अपने आप में एक वैज्ञानिक पद्धति है, कंपैरिजन करना। तो उन्होंने 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और फिर निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार अपनी एक पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना की। तो इस तरीके से अरस्तु की ये शैली वैज्ञानिक शैली बन जाती है। इसके अलावा उन्होंने निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषणात्मक अध्ययन ये सब भी जब अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स लिखी तो उसको लिखते समय ये सब चीज़ों का भी उपयोग किया, क्योंकि जब 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो उसमें उनका निरीक्षण, परीक्षण, विश्लेषण ये सब भी करना होगा। तो ये करके और फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। तो यहाँ पे जबकि प्लेटो ने पहले निष्कर्ष निकाल लिए थे और फिर उन निष्कर्षों के बाद उन्होंने उसके आधार पर चीज़ों को ढूंढना शुरू किया था। यानी पहले ढूंढ लिया आदर्श राज्य ऐसा होना चाहिए, दार्शनिक शासक ऐसा होना चाहिए, फिर दार्शनिक शासक की और आदर्श राज्य की तलाश शुरू की। तो दोनों में ये मूलभूत अंतर पाया जाता है। इसके बाद आगे जो राजनीति विज्ञान का जनक होने का श्रेय हम अरस्तु को दे रहे हैं, प्लेटो को नहीं। तो यहाँ हमने देख ही लिया कि अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक हैं जो क्या है इस पर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि प्लेटो क्या होना चाहिए इस पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन यहाँ वैसे दोनों विचारकों में काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन प्लेटो अपने शिष्य अरस्तु को अपनी जो एकेडमी थी, उनका जो शिक्षण संस्थान था उसका मस्तिष्क कहते थे। तो यानी कि दोनों में लगाव भी काफ़ी अच्छा था और मस्तिष्क कहने के साथ ही साथ अरस्तु को पुस्तकें एकत्रित करने का बहुत शौक था। तो उनका अपना पुस्तकालय भी था। तो प्लेटो ने अरस्तु के घर को पाठक का घर यानी पुस्तक पढ़ने वाले का घर कहकर कहा करते थे। तो दोनों में लगाव बहुत था। लेकिन जहाँ तक वैचारिक अंतर का सवाल है, दोनों के अंदर वैचारिक अंतर बहुत ज़बरदस्त है और ये माना जाता है कि प्लेटो का यदि सबसे बड़ा कोई विरोधी है तो वो अरस्तु ही है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है। तो एक कारण हमने पढ़ा उनकी पद्धति को लेकर। आगे हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि अरस्तु जो हैं वो पहले विचारक हैं जिन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया। यानी राजनीति शास्त्र एक अलग विषय है और नीति शास्त्र एक अलग विषय है। अब वो अलग कैसे किया? जब हम उनका एक चिंतन है क्रांति संबंधी विचार, जब हम उसको पढ़ेंगे क्रांति संबंधी विचारों को, तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि वो कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो कि नीति के विरुद्ध जाती हैं। यानी कुछ उसके अंदर हमें लगेगा कि ये चीज़ें
उन्होंने बहुत ही यथार्थवादी तरीके से कही हैं। जैसे उन्होंने एक बात कही है कि यथार्थवादी तरीके से कि जो आपका मतलब यदि शासक को अपने यहाँ पे क्रांति होने से बचाना है या क्रांति को रोकना है तो उसको ऐसे उपाय, ऐसे तरीके करने होंगे, उसको अपनी जनता के सामने विदेशी आक्रमण का भय उपस्थित करना होगा, जिससे कि जनता जो है वो उसका ध्यान विदेशी आक्रमण की तरफ चला जाए। तो ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल और व्यावहारिक सी बात अरस्तू ने कही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग किया और ये करके उन्होंने पहली बार उसकी स्वतंत्र सत्ता को स्थापित किया, क्योंकि सुकरात के समय में राजनीति शास्त्र नीति शास्त्र से बिल्कुल अटैच था, प्लेटो के समय में भी अटैच था, तो वहाँ पे वो अलग हुआ। दूसरी चीज़, आगे थोड़ा सा हम चलें तो अरस्तु मध्यम मार्गी हैं और प्लेटो अतिवादी हैं। तो मध्यम मार्गी जो है उन्होंने यहाँ पे राजनीति शास्त्र में के लिए मध्यम मार्ग को अपनाया और किसी भी तरीके के एक्सट्रीम पर, अतिवादिता पर वो नहीं गए। चाहे वो कानूनों का प्रश्न हो, चाहे वो राज्य का प्रश्न हो, चाहे वो संविधानों का प्रश्न हो, या शिक्षा की बात हो या संपत्ति की बात हो। उन्होंने कहा कि संपत्ति रखनी चाहिए। शिक्षा भी बहुत ही सामान्य सी, उन्होंने ऐसा बहुत एक्सट्रीम पे नहीं गए कि इतने लंबे समय तक दी जानी चाहिए। तो ये सब उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक और यथार्थवादी होने के कारण उन्होंने ये बातें कहीं। और राजनीति विज्ञान की बहुत सी ऐसी अवधारणाएं हैं जिनका प्रथम बार अरस्तु ने नाम लिया, उनके बारे में जानकारी दी। हालांकि वो जानकारी एज इट इज़ हम आज नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो शुरुआत जो थी वो वहीं से हुई। जैसे बहुत से शब्द हैं, राज्य है, नागरिकता है, संविधान। हालांकि संविधान की बात प्लेटो ने भी की है पहले स्टेट्समैन के अंदर, और कानूनों का महत्व ये सबसे पहले हमको मतलब लिखित रूप में पॉलिटिक्स के अंदर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे जैसे हम थोड़ा देखें राज्य के बारे में, तो राज्य का बहुत अच्छा विश्लेषण, किस तरीके से राज्य आया, परिवारों से मिलकर के समूह बना, समूह से मिलकर नगर राज्य बने। तो इस तरीके से राज्य की उत्पत्ति का ये सिद्धांत अरस्तु ने दिया और ये कहा कि जो व्यक्ति राज्य में नहीं रहता है वो या तो पशु होता है या देवता होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंस उन्होंने राज्य की बताई। और राज्य के विकास का जो क्रम अरस्तु ने बताया बहुत ज़्यादा व्यावहारिक है। प्लेटो ने दूसरा क्रम बताया था जो कि प्रचलित आमतौर पर नहीं है, लेकिन अरस्तु ने जो बताया बहुत ही सामान्य सी शैली के अंदर उन्होंने उसको बताया और ये सामने चीज़ आई। इसके बाद संविधानों का वर्गीकरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। पूरा 158 संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के बाद उसका वर्गीकरण सामने आया है। और साथ में आप देखें कानूनों का बहुत महत्व पॉलिटिक्स में बताया गया है। प्लेटो ने रिपब्लिक के आदर्श राज्य में जो दार्शनिक शासक है उसको महत्व दिया था और ये कहा था कि सारी सत्ता इसी के पास में है और कानूनों से ऊपर है वो। लेकिन अरस्तु ने ऐसा नहीं कहा। अरस्तु ने कानूनों को बहुत अधिक महत्व दिया और ये कहा कि जो शासक है उसके हाथ कानूनों से बंधे हुए होने चाहिए। फिर उसके बाद नागरिकता के संबंध में अरस्तु ने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। हालांकि अरस्तु ने नागरिकता के संबंध में जो कुछ कहा है वो आज के समय में मान्य नहीं है, माना नहीं जा सकता उसको, लेकिन जिन शब्दों का वो प्रयोग कर रहे हैं राजनीति को लेकर के कि इन सब शब्दों से मिलकर राजनीति बनती है, संविधान, राज्य, कानून, नागरिकता, वो सब पॉलिटिक्स में पहली बार देखने में आए। तो ये सब कारणों से जो अरस्तु हैं उनको हम राजनीति विज्ञान के पिता होने का श्रेय देते हैं। और ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अरस्तु बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे,
केवल ऐसा नहीं है कि वो राजनीति विज्ञान के ही पिता थे, वो बहुत से विषयों के फादर कहे जाते हैं। और विज्ञान में भी उनकी विशेष रुचि थी, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान और साहित्य में भी विशेष रुचि थी। तो इन सब विभिन्न विषयों के वो ज्ञाता थे। उस समय जिस समय की हम बात कर रहे हैं 3000 साल ईसा पूर्व की, उस समय विषयों का वैसा विभाजन भी नहीं था कि ये राजनीति विज्ञान है, ये अर्थशास्त्र है, ये समाजशास्त्र है, ऐसा कोई विभाजन नहीं था। वैसे भी मानव जाति मूलतः एक इकाई है, तो वो एक इकाई के लिए उन्होंने अपना पूरा चिंतन प्रस्तुत किया। और उसके अंतर्गत एक राजनीति विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो राजनीति से संबंधित कई ऐसी बातें उन्होंने कही जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण होने के कारण बहुत से उसमें उनके ऐसे बीज देके हमने जो कि उनको राजनीति विज्ञान से विशेष रूप से जोड़ते हैं। और आगे हम देखें नगर राज्यों की वो बात करते हैं, साथ में नगर राज्यों के साथ में और भी, हालांकि नगर राज्य बहुत छोटे हैं। आगे चलकर मैकियावेली ने, जिनको कि हम आधुनिक राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं, उन्होंने राष्ट्रीय राज्यों की बात कही। तो नगर राज्यों, क्योंकि उस समय वो वही प्रचलित थे, इसलिए उन्हीं नगर राज्यों का उन्होंने अध्ययन करके उसको प्रस्तुत किया। तो कहने का मतलब ये है कि अरस्तु जो हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने जो क्रमबद्ध, व्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से अपनी बात को कहा। और ये व्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्क सहित, तथ्य सहित अपनी बात को कहना विभिन्न विषयों पर, यही विज्ञान की एक शैली है। और राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर, बहुत से विषयों पर इसी शैली में उन्होंने अपनी बात कही। और यही कारण है कि हम प्लेटो को भी राजनीति विज्ञान का फादर नहीं कहते और सुकरात को भी नहीं कहते, हम अरस्तु को ही राजनीति विज्ञान का पिता कहते हैं। और साथ में चलते चलते हम थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि अरस्तु के शिष्य कौन थे। अरस्तु के शिष्य थे जैसे सुकरात के प्लेटो थे, प्लेटो के अरस्तु थे, तो अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर महान। और सिकंदर महान जिनसे हम सभी परिचित हैं, अरस्तु के शिष्य थे। सिकंदर ने अरस्तु के लिए एक बहुत बड़ी बात कही थी, ये बात हमें जान लेनी चाहिए। और बात ये कही थी कि एक बार जब वो नदी पार कर रहे थे, तो नदी पार करते समय एक नाला आया, और वहाँ पे नाले में जब पहले अरस्तु ने कहा कि मैं पहले जाऊँगा, तो सिकंदर ने कहा कि नहीं, पहले मैं जाऊँगा। तो अरस्तु ने कहा ठीक है। जब पहले सिकंदर उस नाले को पार करते हैं और फिर अरस्तु पार करते हैं, तो पार करने के बाद अरस्तु ने पूछा सिकंदर से कि ऐसा क्यों किया, पहले गुरु को जाना चाहिए था फिर शिष्य को। तो सिकंदर ने कहा कि मुझे नाले की गहराई देखनी थी कि ये कितना गहरा है, अगर ज़्यादा गहरा होता तो आपकी जान को खतरा था, इसलिए मैं पहले आया। फिर एक बहुत बड़ी बात कही कि 100 सिकंदर यदि इकट्ठे हो जाएं तब भी वो एक अरस्तु नहीं बना सकते, लेकिन एक अरस्तु के पास इतनी ताकत है कि वो 100 सिकंदर बना सकता है। तो ये उनके भावनात्मक लगाव की बात थी। लेकिन जब अरस्तु का अंतिम समय आया तो ये सब चीज़ें ऐसी नहीं रहीं। अरस्तु को भी उसी दौर से गुजरना पड़ा जिस दौर से सुकरात को गुजरना पड़ा था। अरस्तु के लिए भी मृत्यु दंड की घोषणा हुई, लेकिन उन्होंने एथेंस को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मैं एथेंस वासियों को फिर से दूसरी गलती नहीं करने दूंगा, और ये कहकर वो वहाँ से चले गए। तो इस तरीके से यूनान के इस महान राजनीतिक विचारक, जिसको कि हम राजनीति विज्ञान के पिता होने का क्रेडिट देते हैं, उनका अंत बड़ा ही दर्दनाक रहा। लेकिन जो बातें उन्होंने कही, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, और उनके विचारों में जो विविधता थी, जो सौंदर्य था, जो कुशलता थी, और उन्होंने जिस दक्षता से अपनी बात को रखा, उन सबको
का अध्ययन हम आज कर रहे हैं और उन सब से आज हम लाभान्वित हो रहे हैं। तो ऐसे महान विचारक अरस्तु का हमें अध्ययन करना चाहिए और साथ में उनके द्वारा जो राजनीतिक चिंतन को महत्वपूर्ण देन दी गई है, जो उसकी शुरुआती दौर था, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। फादर का मतलब है जो शुरुआत कर रहा है उस चीज़ की। आगे चल के बहुत से विचारकों ने इसको आगे बढ़ाया, उसको आगे तक लेके गए उस विषय को। तो ये हमारे विषय की प्रारंभिक जानकारी है जो कि हमें मालूम होनी चाहिए थी और आगे हम अरस्तु का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे।